नमस्कार साथियों। आधुनिक साहित्य और इतिहास बोध में प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी कहते हैं, किसी साहित्य का इतिहास उसके राष्ट्र के इतिहास से अलग नहीं होता। इतिहास के आधारभूत तथ्य नहीं बदलते, लेकिन ऐतिहासिक आधारों द्वारा उन पर दिया जाने वाला बलाघात बदल सकता है। और यही वजह है, इसीलिए इतिहास का पुनर्गठन और उसकी नई नई व्याख्याएं होती रही हैं। अतीत के सभी तथ्य ऐतिहासिक नहीं होते। तथ्यों का ऐतिहासिक महत्व उनके संदर्भों पर निर्भर करता है। तथ्य सामान्यतः स्पष्ट होते हैं, लेकिन उनके संदर्भ अक्सर पेचीदे होते हैं। इतिहासकार इन्हीं पेंचों को खोलते हुए तथ्यों के ऐतिहासिक महत्व का निर्धारण करता है। साथियों, ये भूमिका बनानी जरूरी थी। लंबे अरसे पहले मैंने मृदुला गर्ग जी का नया सृजन वसु का कुटुंब पढ़ा ही नहीं, उसे गुना, क्योंकि पढ़ने जब बैठी तो उसकी भीतर की जो कौतूहलता थी, जो जिज्ञासा थी, जो बेचैनी प्रश्नाकुलता थी, उसने मुझे इतना बेचैन किया कि लगभग एक सिटिंग में, एक सांस में न कहूं तो एक सिटिंग में मैंने उसे पूरा कर डाला। असल में लंबी कहानी की शक्ल में वसु का कुटुंब कहानी से लेकर शिल्प हर लिहाज से ऐतिहासिक है। और देवेंद्र अंकुर जी ने इस फ्लैग पर, उस पुस्तक की फ्लैग पर इस रचना के बारे में जो लिखा, वह भी आपसे साझा करना जरूरी है। दो शब्द में कहा जाए तो यह कहानी आज के यथार्थ के अति यथार्थ का जीवंत दस्तावेज है, जो इतिहास न होकर भी इतिहास बन जाता है। तो आप देखें कि असल में वसु का कुटुंब ऐतिहासिक है, जिसमें तथ्य सामान्यतः स्पष्ट है, पर उसका संदर्भ पेचीदा है। और इन्हीं पेंचों को खोलने और इन्हीं तथ्यों को खंगालने के लिए उस ऐतिहासिक महत्व का निर्धारण किया है मृदुला गर्ग जी ने। मृदुला गर्ग जी सुविख्यात लेखक, साहित्यकार, उपन्यासकार हैं, कौन नहीं जानता। उनके कथा साहित्य के केंद्र में, और इस कथा के केंद्र में जो बीके सपोत्रा हैं, उनका निर्माणाधीन आलीशान बहुमंजिला मकान है, और उसकी धुरी में है दामिनी। ये एक दूसरा पात्र और चरित्र है। दामिनी इतिहास का वो अध्याय है जिसको याद करने में कष्ट होता है, फिर भी यह कहानी दामिनी के जीने और उसके मरने के बाद पैदा हुए हालात की जीवंत कथा है, विधान है। साथियों, कहानी और शिल्प को लेकर तो वसु का कुटुंब अलग है ही, पर एक खास बात जो वसु के कुटुंब में मृदुला गर्ग जी आप रेखांकित करती हैं, चिन्हित करती हैं, और जिसकी वजह से इस कहानी की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी, उस ओर ध्यान दिलाना मेरी मंशा है। क्योंकि अगर वो मैंने नहीं किया तो फिर इस कथा के साथ न्याय नहीं होगा पूरी तरह से। साथियों, जब मैं कह रही हूं कि मृदुला गर्ग जी ने तमाम स्त्री विमर्श और महिला सशक्तिकरण के दौर में महिलाओं के अलग अलग चरित्र और अलग अलग परिस्थितियों में एक ही महिला के बदलते चेहरे ने इस रचना को, वसु का कुटुंब को, और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। तो इस पर मैं विस्तार से बात करूंगी। इसमें सबसे ज्यादा पात्र महिला पात्र हैं, चाहे वो दामिनी है, रत्नाबाई है, नजमा है, मीरा राव, नीलम और अर्चना। इन सब चरित्रों का जो अति यथार्थ रूप है, जो समय के साथ इनकी बनती बिगड़ती तस्वीरें हैं, और जिनको सामने लाना मृदुला गर्ग जी का उद्देश्य है, क्योंकि वो इस दौर की असलियत हैं। ये सभी स्त्री पात्र चरित्र जो मैंने गिनाए, ये सभी दरअसल इस दौर की असलियत हैं। इन महिलाओं के हिसाब से पुरुषों का चरित्र भी लगातार पलटी खाता रहता है और समाज को नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। पढ़ने के दौरान कई बार ऐसा लगा कि हर चरित्र मेरे बिल्कुल आसपास का है, मेरा देखा चीना पहचाना है। आसपास का क्यों ना हो कि इन चरित्रों
और कहानी के इस ताने बाने ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रपंचों को पूरी तरह से उजागर किया है। इसीलिए मैं इसे 21वीं सदी का कच्चा चिट्ठा कहती हूं। कच्चा चिट्ठा और 21वीं सदी की असलियत, इस नए सिरे से इसको उजागर किया गया है। मृदुला गर्ग जी ने सायास में कहूंगी इसे गढ़ा है, जिसमें एनजीओ और मीडिया की अहम भूमिका है, बाजारवाद की लिप्सा है और इस लिप्सा में खुलकर दुनिया के सामने आते ये उभरते ये चरित्र हैं जो वसु का कुटुंब में स्वार्थ के लिए या रिश्तों की ढकती, खुलती, ढांपती, तोपती जो हम कहते हैं कि इन परतों में मृदुला गर्ग जी ये साफ कर देती हैं कि संवेदना आज के दौर में महज दिखावा है और उसकी आड़ में जो कुछ भी किया जा रहा है, उसकी आड़ में जो भी अपने लिए या जितनी भी हम टीआरपी बटोर रहे हैं, जो टीआरपी बटोरने में जुटे हुए हैं, दरअसल वही सफल लोग हैं। क्योंकि सार्थकता की अब कोई कहीं साख नहीं रह गई है। मृदुला गर्ग जी एक तरह से ये व्यंग्य भी इसमें आपसे साझा करती हैं। पुराने मकान की ढेर पर बनाए जा रहे सपोत्रा के मकान से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। पर जिस नंग धड़ंग तरीके से मकान को बनाया जा रहा है खुले रूप में, जैसे वो गुहार रहा है, जैसे वो शोर मचा रहा है, अपनी शिनाख्त करवा रहा है, और इस खुले व्यापार में दरअसल उसके जो नंग धड़ंग रूप में उसे बनाया जा रहा है, जो खुले प्रचार के रूप में बनाया जा रहा है, आपत्ति उससे है लोगों को। अब वो एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। इसका नियम क्या है कि जो भी 2 मंजिला, 3 मंजिला या 4 मंजिला मकान बनाया जाए तो उसके चारों ओर एक बाड़ा बनाया जाना चाहिए ना, जिससे अंदर से धूल धक्कड़ बाहर ना आए और लोगों को या परिवेश को, वातावरण को प्रदूषित ना करे, आसपास को गंदला ना करे, लोगों को रोग बीमारी ना दे। क्योंकि धूल धक्कड़ के होने से और आसपास में इसके छूटने छिटकने से और लोगों की शामत होती है। अब लोग शिकायत करते हैं, आस पड़ोस शिकायत करता है क्योंकि उसके आसपास कोई बाड़ा नहीं लगाया गया। तो आस पड़ोस जब शिकायत करता है तो पुलिस आती है, रिश्वत के पैसे लिए और पुलिस चली गई। फिर शिकायत की गई तो पहले से थोड़े और सीनियर आए, वे अफसर आए, उन्होंने पहले से ज्यादा रिश्वत ली और वे भी चले गए। अब दरख्वास्त पर दरख्वास्त बढ़ती गई, सीनियर से सीनियर अफसर आते गए, तगड़ी से तगड़ी रिश्वत वसूली होती रही। मृदुला गर्ग जी इस समाज में चारों ओर जो काला बाजारी फैली है, जो हर परत में विद्यमान है, उस ओर भी इशारा कर रही हैं। अब कहानी की शुरुआत भले ही नियमों को ताक पर रखकर मकान बनाने की हो रही हो, जब तस्वीर में केंद्र में कहानी की दामिनी आती है तो एकदम से कहानी को प्रवाह मिलता है, कहानी को गति मिलती है और कहानी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। वजह है दामिनी का गलत को गलत और सही को सही ढंग से बोलने की हिम्मत, कुवत, साहस, क्योंकि वो सवाल उठाना जानती है। जिसमें भ्रष्टाचार दिखता है और हर उस बात के साथ वो बहस करती है जिसमें उसे लगता है कि उसे ठगा जा रहा है। हर उस बात के लिए जी जान लगा देती है जो बनाए गए सरकारी नियमों के खिलाफ है। इसीलिए उसका नाम बहुत सोच समझकर मृदुला गर्ग रखती होंगी, दामिनी। दामिनी लगातार सवाल उठाती है, प्रश्न करती है, व्यवधान पहुंचाती है इस कुरूपता में, इस कालाबाजारी में। सपोत्रा के मकान के खिलाफ भी दामिनी आवाज उठाती है। दामिनी के इस बार बार सवाल उठाने पर और सपोत्रा के मकान बनाने के तौर तरीकों पर बार बार व्यवधान पहुंचाने पर उसे जवाब मिलता है कि मकान बनवाने के लिए उसने एमसीडी से सर्टिफिकेट लिया हुआ है, लेकिन सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कोई राजी नहीं होता। जब समाज में बनी बनाई लीक से हटकर कोई खड़ा हो जाता है, धारा के प्रवाह के विरुद्ध कोई डटकर खड़ा हो जाता है, जैसा कि दामिनी, तो दामिनी ये जान लेती है कि एमसीडी इतनी दोषी नहीं है क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं दिखाया जा रहा। तो एमसीडी की ओर से जरूर कोई झंडी मिली नहीं, हरी झंडी नहीं मिली है, माने आगे बात बढ़ाने की वहां से कोई फरमाइश नहीं हुई है। गलत को गलत कहना और
वर्चस्व के, शक्ति के, ताकत के, अंधकार के खिलाफ खड़ा होना और आवाज उठाना दरअसल यथास्थिति की जड़ता को तोड़ना है। और यथास्थिति में जो जी रहे हैं लोग, उनका आसपास चारों ओर, उसे दरअसल जो ये सवाल उठाता है, जो विरोध पैदा करता है, आसपास के लोग उसी को मारने पर तुल जाते हैं। यही विडंबना है इस दौर की। मृदुला गर्ग जी इस ओर भी इशारा करती हैं कि मैंने जो गलत को गलत कह रहा है, जो आवाज उठा रहा है, उसका साथ देने कोई नहीं आता, बल्कि जो यथास्थिति में जीने के आदी हो गए हैं, ऐसे लोग दरअसल दामिनी के लिए तरह तरह की बात बनाने लगते हैं, उसे शक की निगाह से देखने लगते हैं। और तरह तरह की बात बनाना दरअसल दामिनी को शक के घेरे में, संदेह के घेरे में, और लोगों की प्रश्नाकुलता और बेचैनी का वो केंद्रीय बिंदु बना दिया जाता है, केंद्रीय विषय वस्तु बना दिया जाता है। और बात फैलने लगती है कि सुनने में आया था कि उस औरत के साथ बलात्कार हुआ था, पर कॉलोनी के भद्र जन जानने को तैयार ही नहीं, मानने को तैयार ही नहीं थे। वे जानते थे या कम से कम सोचते थे कि बलात्कृत औरत डरी और सहमी हुआ करती है, इस तरह झगड़ा करते हुए नहीं घूमती, और वह भी रौबदार मर्दों से। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि झगड़ालू नहीं है, जाबाज है। मगर जाबाज भी नहीं हुआ करती ऐसी जातिशुदा औरतें, जातिशुदा जिस पर जाति की गई है। अब यह मानना भी दरअसल मर्दों का था, बल्कि मर्दों से ज्यादा उन औरतों की भी एक जमावट थी, एक समूह था जो दामिनी पर शक करती थी। अब औरत हो या मर्द, वो यथास्थितिवादी हैं, वो यथास्थिति में रहने के आदी हैं, और इसलिए वे दामिनी की खिलाफत में हैं। तो अब खिलाफ या विद्रोह या विरोध का केंद्रीय विषय वस्तु सपोत्रा न होकर दामिनी हो गई। आप देख रहे हैं, धूल धक्कड़ ने दामिनी का जीना मुहाल कर रखा था। सांस उखड़ती थी उसकी, और उसे सांस उखड़ने की बीमारी लग गई, और गंभीर बीमारी लग गई। समाज में सिर्फ बलात्कार ही अभिशाप हो, ऐसा मानना सरासर गलत है। दरअसल इस तरह की रोग बीमारी, इस तरह की नजरअंदाजी, इस तरह का सेल्फिश बिहेवियर जो आसपास का है, और प्रभुत्व वालों का, वर्चस्व वालों का, बड़े मकान रसूखदार लोगों का, वह भी गंधाता है, सड़ता है बीमारी के तौर पर। तो सिर्फ बलात्कार ही अभिशाप हो ऐसा नहीं है। जो बलात्कृत है, जिस पर यह जुर्म हुआ, जब वह सवाल उठाए या वह जाबाजी दिखाए, दबंगई दिखाए, तब भी लोगों को बड़ा ऐतराज होता है। बाड़ा बनवाने की तमाम कोशिशों के बावजूद सपोत्रा के बन रहे मकान से उड़ने वाली धूल में दामिनी की बीमारी और बढ़ती गई और गंभीर रूप लेती गई, और उसकी बलात्कार से ज्यादा बड़ा अभिशाप, बड़ा महारोग, माने कहते हैं कि बड़ी मर्मांतक पीड़ा इस अभिशाप से हो रही है। पीड़ा चाहे जैसी भी हो, उसकी वजह अगर बढ़ रही है तो असर में वह शरीर के लिए और मन के लिए, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। लगातार एक बात के लिए शिकायत करना, शिकायत का दर्ज न होना, कोई जवाबदेही न होना, फिर भी रसूख की वजह से उसका बदस्तूर दरअसल रोज रोज मानसिक बलात्कार हो रहा है। रोज रोज उसे उस उपेक्षा को, उस घृणा को, अपमान को और रिश्वत से चलाते हैं। तो कम से कम मानवीयता का तकाजा तो मानिए, कृपया उसके चारों ओर आड़ बनवा दें, क्योंकि कानून तो जरूरी है, बस उतनी जिससे कि धूल मिट्टी आकर किसी की आंख में ना गिरे। तो उनका जवाब काबिले किस्सा था। बोले, सिर्फ हमारे मकान की धूल मिट्टी वजह नहीं बनती आपकी आंख खराब होने की। इस बात से अंदाजा लगाया जाए कि हम किस दौर में जी रहे हैं। दरअसल यहाँ नियम कानून पैसे वालों के पैरों के तले दबा है, और यही वजह है कि अक्सर रसूखदार लोग, ताकतवर लोग, पैसे वाले लोग, उनको मानवीयता छूकर भी नहीं जाती। आपसी सरोकार, जन सरोकार से उनका कोई मतलब नहीं होता। हालात यहां तक है कि सामने कोई दर्द से कराह रहा हो, पीड़ा से छटपटा रहा हो, वो मदद की गुहार भी अगर लगा रहा हो, तो मजाल है कि पैसे वाले नजर उठाकर देख भी ले। तो पुराने पैसे वाले हैं ये तो,
पुराना रुतबा है इनका, तो उनको तो मानवीयता की परवाह क्या ही होगी। जो नए नए पैसे वाले बने हैं उन्होंने दरअसल पुराने पैसे वालों की देखा देखी अपनी आदत में ये रईसी शुमार कर लिया। जैसे जैसे मकान की दीवार मजबूत होती है, दामनी सरीखे की जिंदगी की सांस कम होने लगती है, और कम होती सांसों में दामिनी सपोत्रा के खिलाफ आरटीआई डालने की कोशिश करती है। लेकिन अपनी गाड़ी की तरह चलती फिरती ताबूत सी दामिनी की तबीयत खराब होती जाती है। मानवीयता भले ही पैसे वालों पर में हो न हो, कम पैसे वालों में, गरीबों में, जीवन बसर करने वाले, जो कॉलोनी में रहने वाले या किराए की दुकान चलाने वाले ऐसे लोग हैं, जैसे कि राघवन दामिनी को अस्पताल में भर्ती कराता है, क्योंकि गंभीर रूप से दामिनी बीमार हो चुकी है। दामिनी की बीमारी बलात्कार पीड़िता निर्भया से दरअसल थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, ठीक है। तो बीमारी गंभीर होती जाती है, और गंभीर बीमारी इसलिए है कि इलाज में काफी पैसे लगेंगे। जाहिर है कि इतना पैसा किसके पास है, और दामिनी के पास भी नहीं। दामिनी के नात रिश्तेदार, दूर दूर तक कोई मित्र यार दिखाई नहीं देते। तो ऐसे में चंदा इकट्ठा करने की योजना बनाई जाती है। इससे बुरा क्या होगा कि जिन एनजीओज में दामिनी कभी काम किया करती थी, वहां से भी इलाज के लिए चंदा इकट्ठा किए जाने पर या पैसे उगाही पर एनजीओ इकट्ठा तो करती है दामिनी के नाम पर, लेकिन वहां एक मीरा राव की भ्रष्ट महिला है और वे उसे डकार जाती है। कहा जाता है कि एक औरत दूसरी औरत का दर्द सबसे ज्यादा समझती होगी, पर यह कहा जाता है। 21वीं सदी में यह कहावत बहुत पीछे छूट गई है, क्योंकि गुर्दे के ऑपरेशन से पहले ही दामिनी चल बसी, इसलिए उसकी मौत को गुप्त रखा जाता है। और मीरा राव ने जो चंदा इकट्ठा किया था दामिनी के नाम पर, वो चंदा बदस्तूर अब भी जारी रखा है। इस बात का खुलासा तब होता है जब इलाज के लिए राघवन ने जो सोने की गिन्नी देता है, तो वो उसे मांगना शुरू कर देता है। वसुधैव कुटुंबकम का हवाला देने वाली ये संभ्रांत महिला मीरा राव सब जगह आपको मिल जाएंगी। यह आज की नारी है। इसके पास पैसा ज्यादा अहम है, और साथ में काम करने वाली महिलाओं का, साथियों का की मौत का कोई इनकी नजर में कोई महत्व नहीं है। दामिनी जब तक जीवित रहती है तब तक हम उस समाज में जी रहे होते हैं जहां आवाज उठाने वालों, सवाल के घेरे में जो आवाज उठाता है वो सवाल के घेरे में है, संभ्रांत लोगों के निशाने में है, और वो टूट रहा है, तिल तिल कर मर रहा है। विरोध की उसकी तमाम कोशिशें विफल हो रही हैं, और दामिनी जब मर जाती है तो उसी समाज में एक और नया समाज दिखाई देता है, जिसमें संवेदन शून्यता चरम पर है। स्वार्थ की जड़ और गहरी होती जा रही है, और पैसे वालों की साठगांठ असलियत और बढ़ती है, और उसका पर्दाफाश भी होता है। दामिनी की मौत के बाद यह विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि असल में सही को सही कहने वाले कुछ भी कहें, दरअसल वो आसपास के लोग तो वही कहेंगे जो रसूखदार चाहता है, जो पैसा, रुतबा, प्रतिष्ठा वाले चाहते हैं। हालांकि कहानी को रोचक बनाने के लिए रत्नाबाई और सपोत्रा की अचानक मौत ने कई सवालों को अधूरा छोड़ दिया। इससे हुआ यह कि उनके चरित्र का संघर्ष भी वहीं अधूरा रह गया। खैर, दामिनी की मौत और राघवन के गिन्नी वापस मांगने के प्रकरण में कहानी को एक नया और एक रोचक मोड़ मिलता है। दामिनी के यहाँ झाड़ू पोछा और खाना बनाने वाली और राघवन की परिचित बुजुर्ग महिला रत्नाबाई झांसी की रानी बनकर उभरती है। आप देखा नताब और सीधे मीरा राव से टकराने चली गई। गिन्नी तो वापस नहीं ला पाई, पर जान गंवा बैठी। रत्नाबाई का मीरा राव से भिड़ना या जान गंवाने का जो ये फुटेज है, ये न्यूज चैनल तक पहुंच गया। अब मीडिया को आप जानते हैं, आज की मीडिया को टीआरपी का वहाँ सारा खेल है, टीआरपी का सारा बहाना है। एक से एक न्यूज़ चैनल्स सच का खुलासा करें न करें, सच को उघारे न उघारें, लेकिन टीआरपी के चक्कर में हर कहीं पहुँच जाते हैं। तो टीआरपी के लिए लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ और इसकी भूमिका से बेखबर न्यूज़ चैनल और मीडिया में तमाम तरह के ट्रायल शुरू कर दिए जाते हैं। सही तरीके से खबर दिखाते हुए भी लोगों को गुरेज है।
लेकिन यहाँ तो खोजी पत्रकारिता और चैनल के संपादक हिंदीश जी का पूरा ध्यान इस बात पर था कि कौन सा टॉपिक उठाया जाए जिससे कि उनके चैनल का व्यूअरशिप बढ़े और उन्हें टीआरपी मिले। अब इस टीआरपी के लिए हिंदीश जी ने सीधा सादा चैनल पर एक कमर्शियल एड निकाला। उससे पैसे कमाने का वह एक सीधा जरिया ही होता है। न्यूज़ चैनलों में बहुत सी बात को पर्दे के पीछे से जो होती है, दरअसल उसे पैसे की उगाही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खबरों को और अधिक सनसनीखेज और अधिक चटपटा बनाने की कोशिश में हिंदीश जी तत्पर हो गए। उससे कम तत्पर कैमरे वाले भी नहीं रहते। यही कारण है कि दामिनी को रत्नाबाई और राघवन के साथ अस्पताल ले जाने वाली नज़मा का चरित्र इसी तत्परता में सामने आता है, न्यूज़ चैनल के सामने आता है। दामिनी की मौत से किसी को कुछ लेना देना नहीं, न्यूज़ चैनल को भी नहीं, पर न्यूज़ चैनल पर होने वाली बहस में दामिनी का जिक्र बमुश्किल किया जाता है। लोग अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इस लंबी कहानी को पढ़ने के बाद दरअसल आंखों के सामने ऐसा लगता है कि कोई बड़ी सी फिल्म चल रही है और आप बार बार हर घटना से, हर परिस्थिति से विचलित होते चलते हैं। एक तरफ तस्वीरों का सिलसिला है तो दूसरी तरफ आप हैं। जैसे आप उससे जुड़ने लगते हैं, जैसे आपका उससे साक्षात्कार होता है। आप और अधिक संवेदनशील, अपने संवेदना से आप दरअसल उससे जुड़ते हुए, उस घटना में घुलते मिलते हुए मीरा राव जैसे, सपोत्रा जैसे और जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनको लोग जुटकर मार किस तरह रहे हैं मिलकर, जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनको मार कर अपना उल्लू सीधा कैसे कर रहे हैं, ये सब आपके सामने इसका पर्दाफाश होता है। जो बेचैन है, विरोध करते हैं, वो मर जाते हैं और उनके मरने पर आंसू बहाने वालों से लोग पैसे ऐंठते हैं। आप जीते जी खुद की लाश पर चलने लगते हैं और समाज के अति यथार्थ से टकराकर बार बार चकनाचूर होते हैं। आखिर में लगता है कि आपका कोई सुनवाई नहीं है, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। हर किसी को अपने अपने स्वार्थ से अपना उल्लू सीधा करना है। तो वक्त जो है वो रेत की तरफ फिसल रहा है और हम मूक साक्षी हैं, हम दर्शक हैं, है ना। और इस मीडिया चैनल ने दर्शक पैदा किए हैं, मूक दर्शक। कहानी का अंत करते करते जो आप सोच रहे होते हैं कि मृदुला वर्ग जी ने उसी को बड़े सटीक ढंग से और झकझोर देने वाले अंदाज में जबरदस्त कटाक्ष किया है कि मीरा राव के दफ्तर में चपरासी का काम करने वाले राम लखन से वो कहलवाती हैं मृदुला गर्ग जी। यह समझिए पूरी कहानी हम कह तो गए, मगर सभी जानते हैं कि सब कुछ रहेगा वही का वही। हम जानते हैं, आप जानते हैं, हिंदीश जी जानते हैं, सब जानते हैं। तो जब सब जानते हैं तो हम बार बार उसे क्यों दोहराएं। मृदुला गर्ग जी ने इस उपन्यास में कितना अच्छा ये सटायर किया है। और आप देखें कि वो एक अदना सा चपरासी इस चीज को समझ रहा है। पूरी कहानी पढ़ लेने के बाद जो बेचैनी आपके मन में उभरती है, बार बार कहे जाने के बावजूद जो सच, जो मन मस्तिष्क को कचोट रहा है, वही वसु के कुटुंब की सार्थकता है। और इसीलिए मैंने इसे 21वीं सदी का कच्चा चिट्ठा कहा। तो जाहिर है ऐसे में कवि रघुवीर सहाय की कविता रामदास और अधिक ज्यादा समझ में आने लगती है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।